मैं जरूरत से थोड़ी, मैं तो पैरों से आया हूँ। काफी देर बाद जरा संभल कर बशाशियत से कह दे उससे कुर्सी संभालनी चाहिए, मगर शैतान ने बर्क रफ्तारी से कुर्सी पे अपने पैर रख लिए। आंखें उसकी आंखों में गाड़ दी। तुम्हें लगता है तुम जैसे गद्दार को मैं दोबारा माफ कर सकता हूँ? पर मैं उचका कर पूछा गया। हसन ने गहरी सांस ली। अपनी 19 साल जिंदगी में उसे सबसे बेहतरीन दोस्त यहाँ लंदन आकर मिले थे, और अब वही नाराज से वो मासूम करता तो क्या करता। मुझे बताना पसंद करोगे आखिर मेरा गुनाह क्या है? हसन सुल्तान ने बाजू सीने पे बांध लिए। सैयद शादान उर्फ राजा साहब अब उनके गुनाह गिनवाने को तैयार थे, बाकी राया तो बस सुनने वाली थी। सबसे पहली बात, हम चारों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं जबकि तुम अलग, लेकिन तुम फिर भी हमारे ग्रुप में शामिल हो गए। वो तो तुम सबने मेरी क्यूटनेस की वजह से। वो बोलते बोलते रुका। शादान समेत हर कोई उससे घूर रहा था। हमारे ग्रुप में क्यूटनेस नहीं, कमीनगी की बुनियाद पे दाखिले होते हैं, और इसमें तुम्हारा नंबर पहला है। सुल्तान के कहने पे शादान खुश हुआ, यानी उसकी राया उससे सीख रही थी। गुड गुड, कलक हंकार कर वो दोबारा खोया हुआ। दोहिम, हम चारों 18 साल के हैं और तुम 19 साल के। मिसफिट यू नो। हाथ चलाया गया। क्या पता हसन के अब्बू ने कागजात में इसकी उम्र गलत लिखवाई हो। सलाद के पत्ते चबाते सबरिश ने यूं ही पूछा, मगर शादान की खूरी पे उससे लबों पे उंगली रख ली। सोएम, तुम 20% हमारे क्राइम से शामिल नहीं होते, क्योंकि इससे अपनी इज्जत प्यारी है, तुम्हारी तरह थोड़ी। रवानी से कहते वो जबान दांतों तले दबा गई। शादान ने सवर का कॉफी से भी कड़वा घूंट भरा और खताब जारी रखा। अवाम को कोड़े खाने की अशद जरूरत थी। चारम, तुम वक्त पे नहीं आते और हमसे बातें छुपाते हो। सब माफ है, लेकिन बातें छुपाना नहीं। सबने मुत्तफिक होकर सर हिलाया। शादान ने पैर कुर्सी से हटा लिए, गोया राजा साहब ने फरियादी को बैठने की जगह दी हो। इतना सालिम नहीं था वो। यार देखो, मैं उस दिन पार्टी में आना चाहता था, लेकिन देखा ये फिर बातें छुपा रहा है। ज़ुखरुफ उंगली उठाकर चमक कर बोली। सुल्तान का जी चाहा था अपना सर पीट ले। काश हसन उसका फैमिली फ्रेंड ना होता, ना लंदन में पढ़ता और ना उनके ग्रुप में शामिल होता, और ना उसके फोत हुए बाप की सुल्तान की जिंदा और जावेद बाप से कोई दोस्ती रही होती। लेकिन मेरा बहनोई कहता है मुझे तुम सबसे नहीं मिलना चाहिए। उससे बात पूरी की और कुर्सी पर आकर बैठा। उसे कैसे पता तुम हमसे मिलते हो? सबरीज की आंखें मशकूक अंदाज से सुकड़ी। उसे सब पता होता है। बेबसी से शाने उचकाए। मैं तुम लोगों के हर प्लान में शामिल होता हूँ, लेकिन जब कभी रह जाऊं तो इसका मतलब है उमर हयात को पता लग गया, और वो तुम सबके सख्त खिलाफ है। एक मिनट, ये तुम्हारे बहनोई को हम सबसे क्या मसला है? क्या हम कोई गिरे पड़े हैं? सुल्तान को इख्तलाफ हो। अगर याद पड़ता हो तो मेरे डैड वजीर आला है। वजीर आजम हो उमर हयात तब भी ना माने। वो बस सोच सका। और मेरी मामा हैबर की सबसे महंगी लॉयर। सुखरूफ ने जताया। हसन मुस्कुराया जबरदस्ती। महंगी के साथ झूठी फ्रॉड कौन लगाएगा? वो अब भी बस सोच सका। जद्दी पुश्ती रईस हैं हम। टांग पे टांग जमा कर शादान ने सफा किया। आधा जाम शोरो। सिंध का एक शहर। मेरे अब्बा का मुरीद है और बाकी आधा मेरे चचा साहब का। तुम ये भी कह सकते थे कि सारा जाम शोरो तुम्हारे खानदान का मुरीद है। हसन खुद को बात सा रख सका। ऐसे कैसे? अब्बा की शोहरत चचा को दे दूं और चचा की अब्बा को? हक और इंसाफ भी कोई चीज है कि नहीं? वो सुलह की तो उठा था। जबरेज ने एक बेनियाज से कहा, उन सब पे डाली और दोबारा मोबाइल पे मुतवज्जा हो गया। उसके पास गिनवाने को ऐसा शजरा नस नहीं था। हसन आगे खोआ, काला कंकारा। मसला तुम सबके खानदान या रेपुटेशन का नहीं है, मसला मेरे बहनोई का है। मसला ये है कि तुम सबके साथ मैं पैसा खर्च करता हूँ, और जब अकाउंट खाली होता है तब मेरे बहनोई की आंखें भरने लग जाती हैं। उससे एक सांस में कह डाला, चेहरे पे मस्कीनियत थी। मैं तुम लोगों के साथ वफादार हूं, क्या ये कम है? तुम कहो तो हम उसका पत्ता साफ कर दें। आखिर ऐसा कौन सा काम है जो हमारी गैंग ने आज तक न किया हो? ज़ुखरूफ ने मदद की ऑफर दी। उसकी चमकदार आंखें मुखलिस लगती थी। वो तुम सब जैसे 4 सुबह बेच कर खाए और 4 रात को आए बड़े। फिर तुम्हारी बहन, उसका क्या अगर वो अकाउंट खाली कर दे? जबरिश ने आगे होकर आसारी से पूछा। हसन ने कड़वा समूह बना लिया। मेरी बहन को तो उमर हयात का कत्ल भी माफ है। वो बड़बड़ाया। बस, अब और नहीं। राजा शादान साहब ने दरबार बर्खास्त किया। चूंकि तुम गद्दार नहीं मजबूर हो, इसलिए आज मेरी अदालत में तुम्हें माफ किया जाता है। आज हम सब की फेयरवेल पार्टी है। कल से हम सब अलग अलग जगहों के लिए फ्लाई करेंगे। ये हमारा दिन है। सैयद शादान की तरफ से पार्टी एंजॉय करें।
خطاب کے دوران کوئی نہیں بولتا تھا، مگر ویسے ایک بات ہے، کانٹے میں پیزا جو تھوڑی دیر پہلے پہرا رکھ گیا تھا کا ٹکڑا پھنساتے ہوئے حسن نے بات شروع کی۔ آج تم سب کی فیئر پارٹی ہے، لیکن تم محفل چھوڑ کے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جہاں ہم 5 ہوتے ہیں وہیں محفل ہوتی ہے، باقی سب اضافی ہے، لوگ بھی، رونق بھی، محفل بھی۔ سلطان مسکرا کر بولا تو باقی سب نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ آج کالج کا آخری دن تھا، دوستوں کو کہا جانے والا الوداع ہر الوداع سے مشکل ہوتا ہے۔ آگے جانے کے لیے ان کی آنکھوں میں کئی خواب تھے، مگر ان کے خوابوں کے پیچھے دوست چھوڑنے کی نمی بھی۔ اچھا، ایک بات بتاؤ، اب تم سب کہاں جاؤ گے اور کیا کرو گے؟ میٹ اپس کا کیا ہوگا؟ حسن نے پوچھا۔ میں تو لندن میں ہوں، تمہاری جونیئر ہوں گی، لا کر رہی ہوں نا؟ سخروف جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے بولی۔ اسی پر حسن کی نظر سامنے والی میز سے بیٹھی ایک حجابی لڑکی پہ پڑی، اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ حسن بھی مسکرایا، رابطہ مل گیا۔ میں واشنگٹن جا رہا ہوں، مستقبل کا اینکر سید شادان شاہ۔ گلاس ہوا میں بلند کیا، لڑکی اب سینے پہ انگلی رکھ کے کوئی اشارہ کر رہی تھی، جیسے پوچھ رہی ہوں میں یہاں ہوں؟ میں امریکہ جا رہا ہوں، زبرج شاہ نواز، مستقبل کا مایا ناز انجینئر بنے گا۔ تیسرا گلاس بھی ہوا میں بلند ہوا۔ حسن مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، ہاتھ کے اشارے سے تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں کہا اور اس کی طرف بڑھا۔ سب نے بے یقینی سے اس غدار کو جاتے دیکھا۔ ہوا میں بلند گلاس اور نظر سلطان پہ تھی، آخر اب وہ کیا کہے گا؟ ظاہر ہے وہ سخروف کے ساتھ یہی رکے گا۔ سلطان نے سنجیدہ نظریں اٹھا کر سخروف کو دیکھا۔ شادان اور زبرج موقع کا خیال کرتے ہم ابھی آتے ہیں کہہ کر اٹھے۔ بتاؤ نا سلطان، تم کیا کرو گے آگے؟ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے اسے سادگی سے پوچھا۔ وہ ہنوز انہی سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، دل بے حد زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے بھی یہیں لندن آرٹ اسکول میں رہنا تھا، ابا کو منع کر کے وہ یہیں رہنا چاہتا تھا۔ اگر سخروف بھی رہنا چاہے، اس سے نہیں کرنی سیاست، وہ بس پینٹ کرے گا۔ تم لا کرنے کے بعد کیا کرو گی؟ اس کے بعد پاکستان واپس جاؤں گی اور پریکٹس کروں گی۔ تم بتاؤ، تم؟ وہ بولتے بولتے رکی، موبائل کے بجنے کی آواز سی، اس سے موبائل اٹھا کر دیکھا، موم کے نمبر سے وائس نوٹ تھا۔ پلے کا بٹن دبایا تو ایک نرم مگر تحکم بھری آواز سنائی دی۔ تم سے کہا تھا نا فرقان سے ایک بار مل لو۔ بچے، ابھی تم دونوں ملنا شروع کرو گے تو اس سے اور انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ جانتی ہو اس کا خاندان کتنا اونچا ہے، ایک اچھی جگہ فٹ ہونے کے لیے بہت شروع سے محنت کرنی ہوتی ہے۔ ایک وائس نوٹ ختم ہوا تو دوسرا شروع ہوا۔ سلطان کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا۔ تمہارے ڈیڈ اور میری شادی میں کمیونیکیشن گیپ تھا، نتائج تمہارے سامنے ہیں، آگے جو تم چاہو۔ آواز بند ہو گئی۔ سخروف نے بیزاری سے گلاس رکھا۔ سلطان یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، ان کے درمیان راز صحیح تھے۔ ماما چاہتی ہیں میں ان کے دوست کے بیٹے کے ساتھ کمیٹڈ ہو جاؤں۔ سلطان نہیں جانتا تھا کیا، مگر اسے کچھ برا لگا تھا، کچھ دل پہ لگا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ اس سے خود کو کہتے سنا، نظریں اس کی آنکھوں میں تھیں۔ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس مجھے پریشرائز نہ کیا جائے، وقت چاہیے مجھے، ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ سرخروف نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ سلطان مسکرا بھی نہ سکا، اس کے اندر تک خاموشی چھا گئی، یعنی وہ سلطان صفدر کے لیے کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں رکھتی۔ اپنی غائبانہ موجودگی ان دونوں کی میز سے غائب کرتے ہوئے حسن سلطان کی میز کی طرف جاؤں تو وہ کرسی کھینچ کر حجاب والی خوبصورت سی لڑکی کے سامنے بیٹھ رہا تھا۔ باتیں ہوئیں، تعارف ہوا، مگر میرا ایک بھائی ہے، USA میں ہوتا ہے، آپ مجھے بالکل اس کے جیسے لگے ہیں مسٹر حسن۔ حسن کی مسکراہٹ سمٹی۔ آپ سے مل کر ایسا لگا جیسے بہت عرصے بعد اپنے بھائی سے دوبارہ ملی ہوں۔ وہ رکی، حسن کے فک ہوتے چہرے کو دیکھا۔ 15 منٹ کی محبت، ہم سیلفی لے سکتے ہیں پلیز؟ وہ میز پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھا تھا، چہرہ تمتما رہا تھا۔ بھائی جیسا ہوں بیوی، بھائی نہیں، نامحرم کے ساتھ سیلفی حرام ہے۔ چبا چبا کر کہتے ہی ووٹ کیا تھا۔ لڑکی حیران سے اسے جاتے ہوئے تکتی رہی، اپنی میز کی طرف جاتے ہوئے اس کی بڑبڑاہٹ واضح تھی۔ 15 منٹ کی محبت، میں امریکہ جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میز سے گرد بیٹھے لوگوں نے سلطان کو کہتے سنا، پڑھائی مکمل کروں گا، پھر ابا کے ساتھ سیاست میں حصہ لوں گا۔ شادان کا جی چاہا تھا اسے 2 تھپڑ رکھ کر دے۔ زبرج نے ٹھہر کر اسے دیکھا تھا اور حسن نے سزائیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ اس کی تو 2 سالہ محبت تھی۔ 4 لوگ اس وقت آکورڈ تھے، مگر سلطان مسکرایا تھا،
जूस का ग्लास हवा में बुलंद किया। आज बस उसके लब मुस्कुराए थे। आज ये अलविदा सिर्फ दोस्तों से नहीं थी, आज वो मलिका के शहर में अपने दिल की मलिका से दस्तबरदारी देने लगा था। हम यहाँ से जाने के बाद हर साल मिलेंगे, उससे ऐलान किया। हम हर हफ्ते एक दूसरे को कॉल्स करते रहेंगे। ज़ुखरुख ने ग्लास बुलंद किया। हम दोस्त बना सकते हैं, मगर हम किसी को वो अहमियत नहीं देंगे जो एक दूसरे को देते हैं। शादान का ग्लास भी बुलंद हुआ। हम में से जब भी किसी का जेब खर्च बंद होगा, एक दूसरे की माली मदद जरूर करेंगे। हसन का ग्लास बाकी 3 ग्लासों से टकराया। हम एक दूसरे से वफादार रहेंगे। आखिरी ग्लास सब्रिश का था। लंदन ने उन 5 लोगों को अलविदा कहते सुना और बूंदाबांदी शुरू हो गई। आह, लंदन गमगीन था। 10 साल बाद बाबे दहर की खुलने से 1 हफ्ता कबल शाम 4 बजे। ये एक निजी टीवी के स्टूडियो का मंजर है। आंखों को बेतहाशा चुभते सब्ज रंग की दीवारों वाले सेटअप में कमरे के बीचों बीच एक छोटी सी मेज और उसके घेर 2 कुर्सियां रखी थीं। आसपास कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, स्पॉट बॉय, मैनेजर और बाकी अफराद खड़े थे। उसी स्टूडियो में शीशे वाली दीवार के उस पार शो लाइव करने की तैयारी चल रही थी। शीशे की दीवार के एनो पर एक सुर्ख नुक्ता था जिसमें ऑफलाइन लिखा था। स्टूडियो की हालत अबतर थी, मगर जब शो टीवी पे आता तो एडिटिंग वगैरह करके पस मंजर को खूबसूरत कर दिया जाता। कमरे की वस में रखी कुर्सी पे बैठे एंकर के कानों में लगे आले में एक पैगाम आया। उससे शीशे की दीवार के पार थम्स अप का इशारा किया। अपने सामने सूटेड बूटेड से आदमी को देखा। सुर्ख बत्ती सब्ज में बदली और ये हुआ शो ऑनलाइन। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सवाल हक है के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शादान शाह। 28 साल एंकर की गर्दन उठी हुई थी, लिबास से महक उठ रही थी और लहजे में इत्मीनान बोलता था। वो पाकिस्तान का सबसे काबिल और कम उम्र एंकर पर्सन था। चंद सालों के अंदर ही उससे बुलंदियों का वो सफ़र तय किया था कि आज उससे आधी दुनिया जानती थी। आज हमारे मेहमान हैं मुल्क की वो शख्सियत जिनकी सियासत को पिछले दिनों बैरूनी सियासत का नाम दिया गया। अवाम के सवालात के जवाब और हकाइक से पर्दा आज उठाया जाएगा। जी अब्दुल्ला नवाज साहब, लफ्ज़ बल्कि इल्ज़ाम बैरूनी सियासत पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इलेक्शन से कुछ ही दिन कबल आपके हवाले से ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना एक एजेंडा है? वो मेज़ पे रखे कागजात नहीं देख रहा था, वो कैमरा देख रहा था और मेहमान की आंखें कागज़ रती थे। शादान वो कहता जो उसका दिल कहता था। हमारी सियासत को मैला करने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन और उनके खानदान ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, उनके जवाब मुंह से देना हमारा शेवा नहीं। सफदर हुसैन और उनके बेटे। वो कुछ और भी कह रहे थे, मगर शादान एक नाम पे अटक गया था। आसपास वो सब सिवारें वो बोलता हुआ फरबा शख्स गायब हुआ। उसकी आंखों के आगे मनासिर बदले, बाबे दहर खुला और वो माजी में जा पहुंचा। फ्लाइट की परवाज से अभी कुछ वक्त बाकी था। मुसाफिर अपनी नशिस्तें और सामान संभाल रहे थे। 15-16 साल शादान जहाज की सीट पे खिड़की की तरफ बैठा था। तासुरात तने हुए, हाथ में मोबाइल जिससे कभी देखता कभी बेसारी से दूसरी सीट पे डाल देता। कई बार उससे उठ उठकर आसपास झांकने की कोशिश की। कोई उसका हम उम्र नहीं था। वो सख्त बोर हो रहा था। खिड़की वाली साइड से हटकर अब वो दूसरी तरफ बैठ गया। दफातन कोई उसके आगे से गुजरकर उसके साथ वाली सीट पे आकर बैठा। शादान ने पूरी तरह घूमकर भनवे सुखेड़कर अपने साथ बैठे लड़के को देखा। आंखें बाकायदा छोटी कर ली, दिमाग में उसका स्कैन किया। तफसीली जायजे के बाद वो रुख मोड़ कर बैठ गया। अब्बा उससे नारान एरियाज की सैर करवाने लाए थे, मगर शोमई किस्मत इस्लामाबाद आकर उसे लंदन रवाना कर दिया। काफ़ी देर बाद उससे अपने साथ बैठे लड़के को मुखातिब किया। अंदाज में एक बेख्तियार सा रोब था। क्या नाम है तुम्हारा और लंदन क्यों जा रहे हो? लड़के ने किताब से सर निकाला और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुल्तान सफदर, मैं लंदन पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। सब्जेक्ट्स साइंस। यकलफ्सी जवाब। शादान अब फैल कर बैठा। एक्सट्रोवर्ट को बोलने के लिए मौका चाहिए होता है और उससे वो मिल गया था। खुद जा रहे हो या अब्बा ने भेजा है? सुल्तान फिर से मुस्कुराया, धीरे से नरमी से। अब्बा ने, मगर मेरी मर्जी से। या आखिर हम दोनों के अब्बाओं को हमें लंदन भेजने का ख्याल आया ही क्यों? हाँ ठीक है, मैं क्लासेस बंक करता था, स्कूल से भाग जाता था, कभी कभी स्कूल में गैंग भी चलाता था, लेकिन क्या बेटों के कोई हकूक नहीं होते? तुम बताओ भला, मेरी कोई गलती थी इसमें? सुल्तान ने नफी में सर हिलाया। बिल्कुल नहीं, बेटे तो ऐसे ही करते हैं, ये तुम्हारा हक है, लेकिन बाप के भी तो कुछ फ़र्ज़ होते हैं। गरीब बाप ऐसी सूरत हाल में बेटे को
लोडो रक्षा दिलवा देता है और अमीर बाप लंदन भेज देता है। फ्राइज यू नो। उससे कहते हुए सर दोबारा किताब पे झुकाया। शादान कहका मार कर हंसा था। सुल्तान झुके हुए सर के साथ बस मुस्कुराया। अब्बा ने कहा था गलत संगत में ना पड़ना, और अम्मा ने कहा था जिंदगी जीना मत छोड़ना। मेरी बात मानकर तुमने जीना सिखाया और अब्बा के फराइज बताकर अपनी संगत को क्लियर किया। दोस्त बने। उससे हाथ बढ़ाया, आंखों में चमकदार आई। सुल्तान ने गर्दन उठाकर एक नज़र उसका बढ़ा हुआ हाथ देखा, दूसरी नज़र उसकी आंखें। वो लोगों को उनके मुंह से कहे लफ्ज़ों से नहीं, आंख में आते तासुर से जज करता था। दोस्त इतनी जल्दी नहीं बनाने चाहिए। हाँ, अलबत्ता बॉन्ड बना सकते हैं। शादान उस पर भी राजी था। लंदन का सफ़र उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन सफ़र बनने वाला था, वो जानता था। अब वो सुल्तान को उस जहाज़ में बैठे लोगों के मुतालिक बहुत कुछ बता रहा था। वो सुनता रहा, राय देता रहा। सैयद शादान उसके बर्दाश्त से मुतासिर होता रहा। हाल में वो इंटरव्यू ख़त्म करके गाड़ी में बैठा था। कोट पिछली सीट पे डाल रखा था और आंखें ख्वाबीदा सी लगती थीं। हाथ में पकड़े अपने मोबाइल पे कॉन्टेक्ट लिस्ट खोली तो हज़ारों लोगों के नंबर खुल गए। वो ओहदेदारान थे, वो अमीर थे, वो मदद करने आते थे, मगर वो दोस्त नहीं थे। शायद थे, मगर दिल पे वैसा तासुर नहीं छोड़ते थे। वो स्क्रीन पे उंगली चलाते अंग्रेज़ी हुर्फ सेट तक गया और ढेर सारे लोगों के दरमियान उसका नंबर निकाला। सुल्तान। उससे पहला मैसेज टाइप किया, फिर मिटा दिया। वॉइस रिकॉर्ड करनी चाहिए, फिर इरादा तर्क कर दिया। कॉल करने ही लगा था, मगर रुक गया। ये राब्ता तो कभी इतना मुश्किल नहीं रहा था, फिर आज यूं। आखिरी बात 4 माह पहले हुई थी। वो कॉल भी शादान की तरफ से थी। अब उससे करनी चाहिए। अना ने वार किया और शादान ने करने दिया। क्या उससे करने देना चाहिए था? बाबे तहर के खुलने से 1 हफ्ता कबल, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। वक्त दोपहर 3 बजे। कोसों दूर एक लंबे सफ़र पे निकलो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सीनों पे वकील आ जा रहे थे। कई मुजरिमीन के चेहरे पे कपड़े डाले। पुलिस वाले उन्हें बेजारी से वापस पुलिस मोबाइल में बिठा रहे थे। कई लोग रोता, कई बेजार और कई पुरुमीद चेहरा लिए कोर्ट की राहदारियां तय कर रहे थे। वकला और आम लोगों के उस हुजूम में एक शनासा चेहरा भी था। सफ़ेद कमीज शलवार के ऊपर स्याह कोट पहने, बालों का नफीस चूड़ा बनाए जिससे पेंसिल अटका रखी थी। पैर ऊंची स्याह हील में मुकीद थे। सुरमाई आंखों में संजीदगी थी। कोर्ट की राहदारियों में चलते हुए उसके हर अंदाज से नुमाया था कि वो यहाँ इस कोर्ट में एक हैसियत रखती है। आते जाते कई वकला ने उसे सलाम किया था। वो महज सर के इशारे से जवाब देती रही। अपने चैम्बर में आकर उससे कोट उतारकर कुर्सी पर फैलाया। फाइल्स के अंबार डेस्क से सरा हटाए। दफातन दरवाज़ा बजा। उससे यस कहकर इजाज़त दी। कोई 25-26 बरस की लड़की थी। खुद को चादर में ढांपे, चेहरे पे सौगवारियत लिए अंदर दाखिल हुई। साथ में कोई फरबाज सी औरत भी थी। सुखरूफ ने उन दोनों को देखकर गहरी सांस ली। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपका केस नहीं लड़ सकती। आपको एक बात समझ नहीं आती। उसका लहजा सख्त नहीं था, मगर अटल जरूर था। लड़की धीरे से उसके सामने रखी कुर्सी पे बैठ गई। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे थे। सुखरूफ उन आंसुओं के मुकर को जानती थी। मेरे भाई की जान अब आप ही बचा सकती हैं। उसे कत्ल के झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। आप जितने पैसे चाहेंगी हम दे देंगे। हम। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके साथ आई उसकी माँ भी रो रही थी। साथ हाथ जोड़ लिए थे। वो बोल नहीं सकती थी। मेरा भाई कातिल नहीं है, रेपिस्ट तो है ना? ज़ुखरूफ ठंडे लहजे में बोली। लड़की ने बेयकीनी से गर्दन उठाई। उसकी माँ उससे ज़्यादा बेयकीन थी। जिस लड़के का कत्ल हुआ है उसकी बहन का 2 माह पहले रेप हुआ था, जो कि तुम्हारे भाई ने किया था। और जब विक्टिम के भाई को पता चला, उससे केस करवाना चाहो, तब तुम्हारे भाई ने बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया। औरत को सांप सूंघ गया था, जबकि लड़की चढ़ दौड़ी। नेकी और पारसाई का चढ़ाया हुआ मलमा एक पल में उतर गया। नेक बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? डिफेंस लॉयर हो ना? आज तक कितने मुजरिमीन को बचा चुकी हो, और सारे के सारे क्या दूध के दूल्हे थे? पैसे लेकर तो तुम अपने बाप के मुजरिम तक छोड़ सकती हो। एक मुजरिम और सही, पैसा तो पूरा दे। तुमसे ज्यादा पैसा है मेरे पास। सुखरू एकदम मुख्तलिफ इंसान बन गई। इतना कि तुम्हारे मुंह में ठूस सी जाऊं, यहाँ तक कि तुम्हारी सांसें बंद होने लगे और तुम मर जाओ। इतना पैसा कि तुम्हारी लाश को कूड़ेदान में डाल दूं और कोई मेरे खिलाफ मुंह ना खोले। वो रुकी, शेरनी जैसी आंखें लड़की की आंखों में गाड़ दी। बल्कि इतना पैसा कि तुम्हारे भाई को कई साल यूं ही जेल में सड़ाती रहूं। पैसे की लालच ज़ुखरूफ फौकार को देना साया जाएगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मजीद अलकाबात सुन लोगी।
उससे हाथ उठाकर बेसारी से कहा, फिर नर्म नसों से बूढ़ी औरत को देखा। मैं आपकी बेटी को बचा लेती अगर दूसरी तरफ एक पूरा खानदान न तबाह हुआ होता। गुनाहगारों सजाओं की जगह रिहाई मिलने लगी तो दुनिया जहन्नुम बन जाएगी। बुरी हूं, बेज़मीर नहीं। औरत ने सर के खम से समझ जाने का इशारा किया और रोती बिलखती बाहर निकल गई। वो दोनों चली गईं तो कोई और आया। उसे दरवाज़ा खटखटाया, ना इजाज़त मांगी। आहट पे जूड़े वाली लड़की ने मुड़कर देखा तो उसके लब हल्के से वहाँ रह गए, आंखें फैल गईं और चेहरे भी कलो हुई चमक आई। वो चमक, वो मुस्कुराहट बेख्तियार थी। जुबरेज तुम? ओह मेरे खुदाया, तुम यहाँ? वो उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई, सुरमाई 3 पीस सूट में। मलबूस गहरी भूरी आंखों वाला मर्द मुस्कुराया, सादा मुस्कुराहट, ऐसी मुस्कुराहट जो कुल्फतें गायब कर दे। वो दोनों एक दूसरे के बराबर खड़े थे। एक्टिविस्ट साहब को यहाँ गवाही देने बुलाया गया है, फिर सोचा तुमसे मिलता जाऊं। कैसी हूँ? वो मुस्कुरा कर बोला, फिर उसके साथ आगे बढ़ाया, कुर्सी संभाल कर बैठा। हम 3 साल बाद मिल रहे हैं, वैसे काम कैसा जा रहा है? वो घूम कर आई, अपनी कुर्सी पे बैठी, पूरी तवज्जो से उसे देखा। ठीक जा रहा है। दुनिया से जुल्म और बुरबरियत का इलाज मुश्किल है। तुम बताओ, मुजरिमों का इलाज कैसा है? बस गुजारा हो रहा है। उसे दांसा मौजू बदलना चाहा। जुबरेश ने भी जोर नहीं दिया। सुल्तान और हसन कैसे हैं? बात ही नहीं होती। मेरी भी बात नहीं हुई। इट्स बिन 9 months। जुबरेश ने कहा। हसन से अब भी नहीं हुई? सुखरूख के सवाल पे वो थम गया। आखिरी फ़ोन कॉल याद आई, वो झगड़ा याद आया। हसन उसके पास कुछ गलतफहमियां लेकर आया था और बदले में बदगुमानियां लिए चला गया। मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी, वो सख्त लहजे में बोला। उसे लगता है उसके पास पैसा है तो किसी को भी कुछ भी कह सकता है। वो ऐसा नहीं है सुब्रिज। और अगर मैं कहूँ शादान ऐसा नहीं है तो तुम अपने इख्तिलाफात उससे ख़त्म कर लोगी। वो खामोश रही। कुछ देर के लिए उन दोनों को समझ न आया अब क्या कहा जाए। दोनों ने गहरी सांस ली। दहर के चक्कर ने उन्हें घुमाया और कई बाब खुले। उनकी आंखें दिन में ख्वाब देखने लगी। कॉलेज में उनका पहला दिन था। वसी और इस रकबे पर पहली कांच से कदे हुए खड़ी कदीम और आलीशान इमारत कॉलेज आने वालों का दिल मोह लेती थी। कॉलेज के तवील दूरी को मुलतवी किए सुनगिन लेते हुए आओ तो ग्राउंड के एक कोने में एक लड़का सर झुकाए बैठा था। उसके चेहरे पे जख्म के निशान थे। करीब से गुजरते शादान और सुल्तान ने उसे देखकर रुके थे। वो चेहरे से पाकिस्तानी या बाहरी लगता था। साथ छोटे बालों वाली सेहतमंद लड़की बैठी थी। उसकी सुरमाई आंखों में खफगी का तासुर था। मैंने तुमसे कहा था सुब्रिज, उनसे पंगा मत लो। वो 10 है और तुम 1। मेरा क्या है, मैं बस मामा के आने का वेट कर रही थी। फिर उन पुलिस के साथ वो होता कि दुनिया याद रखती। वो उसका जख्म अपने रुमाल से साफ करते हुए डपट रही थी। उसके भरे भरे हाथ दवा लगाना तक नहीं जानते थे। शादान और सुल्तान उन दोनों को क्लास फेलो की हैसियत से जानते थे, मगर आज गैरत जोश में आ गई थी। जुबरूज और सुखरूख के पास वो दोनों रुक गए थे। वो जैक और उसका भाई तुम्हें भी बुली करते हैं? शादान के ट्रिक सवाल पे सुखरूख ने गर्दन उठाकर उन्हें देखा। उसकी आंखों में शनासाई उभरी। सिर्फ मुझे ही नहीं, हर भारतीय और पाकिस्तानी को बुली करते हैं। ये तुम्हारा दोस्त जो मुंह में दही जमा कर खड़ा है, सब जानता तो है। उससे उंगली उठाकर सुल्तान की तरफ इशारा किया। वो मुस्कुराया। उसे ये लड़की हमेशा से अच्छी ही लगी थी। आज वो उसे मुखातिब कर रही थी। वैसे तो बड़ा बनते हो तुम दोनों, हम वतनों का कोई ख्याल है कि नहीं? बदला चाहिए या माफी? अब के सुल्तान की तरफ से पूछा गया था। जबरेज और सुखरूफ चंद पल उसे देखते रहे। आंखें यकदम मुशर्रका रंग में चमकी, फिर यकजुबान होकर कहा, बदला। और फिर पूरे कॉलेज ने अगले दिन एक मंजर देखा था। जैक और उसका ग्रुप चेहरे पे सहम के निशान लिए हर स्टूडेंट से माफ़ी मांग रहे थे। सुनने में आया था कल रात 4 निकाब पोश आए थे। जैक और उसके साथी शराब के नशे में धुत थे। उसी पल उन चारों ने हॉकी और बल्ले मार मार कर उनका हशर बिगाड़ दिया था। कॉलेज ने एक और मंजर भी देखा जिसमें 4 लोग एक कतार में खड़े थे। अब में कॉलेज की इमारत थी। जुबरेज, सुल्तान, शादान और सुखरुख बाजू सीने पे बंधे थे और आंखों में शैतानी लिए वो जैक के ग्रुप को देख रहे थे। हाथ एक दूसरे के कंधे पे जमा रखे थे और गर्दन फखर से अकड़ी थी। क्या आज से हम सब दोस्त हैं? जबरिज की नजरें अब भी दूर जमी थी। शादान ने उससे कंधे पे बाजू फैलाया। आज से हम खानदान हैं, क्राइम पार्टनर हैं, राजदार हैं। सब मुतफिक थे, सब खुश थे। एक खानदान पाकिस्तान में छोड़ने पे उन्हें दूसरा खानदान इस तरह गैर में मिलेगा, उन्हें अंदाजा ना था।
उस रोज़ से उन 4 लोगों की दोस्ती को आधा कॉलेज जानने लगा था। वो साथ खाते, लड़ते, मार खाते, मारते और ज़रूरत पड़ने पे बंक करते। क्लास से बाहर निकाल दिए जाना तो उनके लिए बड़ी बात थी ही नहीं। वो अजीब और खूबसूरत दौर था, मगर अफ़सोस के गुज़र चुका था। हाल में वो दोनों खामोश बैठे थे। 5 मिनट के दौरान सब बातें हो गई थीं। ज़बरेज ने लंदन में पढ़ाई के दौरान ही शादी कर ली थी। एक बेटा था और अब उसकी बीवी अलग की जाती थी। ज़ुखरुफ़ को सुनकर दुःख हुआ। ज़ुखरुफ़ की मंगनी टूट गई थी और अब वो किसी दूसरे लड़के से शादी कर रही थी। हाल अहवाल हो गया था। अब शिकवे थे जो करने चाहिए थे, मगर वो दोनों लफ्ज़ सिए बैठे रहे। काफ़ी देर तक एक ऑकवर्ड सी खामोशी रही। ज़बरेज जाने को उठा तो वो उससे पुकार बैठी, कहीं मिलने का प्रोग्राम बनाए। ज़बरेश ठहर गया। क्या वो मिल सकते थे? क्या उन्हें मिलना चाहिए? क्या कुछ बाकी था जिसके लिए मिला जाए? उसके पास वाक़ई जवाब नहीं था। वो चौखट पे खड़ा रहा, लाजवाब सा।